हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? NLM। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है जो होता है फोर्स। तो सबसे पहले हमें फोर्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक इससे पहले की अगर मैं बात कर दूँ तो हमने क्या पढ़ा है? काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा है। काइनेमेटिक्स में मुझे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिली थी? अबाउट मोशन। मोशन किसको बोलते हैं, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो सब कहानी हमने किसके अंदर पढ़ी है? काइनेमेटिक्स में। ठीक है, इसके बाद अगर इस मोशन के कॉज की बात करता हूं मैं, कॉज ऑफ मोशन। जब भी मैं कॉज की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा? फोर्स की बात करूंगा। ठीक है, तो जो कॉज होता है मेरे पास, जो कॉज होता है किसी मोशन का, वो क्या होता है? फोर्स होता है। और इसी फोर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी जो मोशन का कॉज होगा उसी के बारे में किसके अंदर पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँ तो हम करते हैं फोर्स से, है ना। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फोर्स होता क्या है। तो एक बेसिक से डेफिनेशन होती है फोर्स की, क्या बोलते हैं? इट इज ए मस्कुलर एक्टिविटी और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी फुटबॉल को किक करते हो, तो फुटबॉल को अगर आप किक करोगे तो कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? वो मस्कुलर एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स को इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है, मस्कुलर एक्टिविटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर जो चेंज आता है तो वो फोर्स की वजह से आता है। तो ये फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन इसकी होती है, फोर्स को यह भी बोला जाता है कि इट इज अ पुश और पुल। यानी किसी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे या फिर उसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इट इज पुश और पुल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्या हो सकता है फोर्स की वजह से? एन ऑब्जेक्ट can change their position from rest and deform। कहने का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन पे रखा है, जैसे कोई मास है, एम मास का कोई ब्लॉक है, उसको मैंने सरफेस पे रखा, उसको अभी वो रेस्ट की कंडीशन पे, अगर वो मोशन में पहुंचेगा तो किसकी वजह से पहुंचेगा? इस फोर्स की वजह से पहुंचेगा। तो इसका जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम इस थर्ड पॉइंट के अंदर देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट। और उसके बाद क्या होगा? या तो रेस्ट से मोशन में चला जाएगा या फिर फोर्स की वजह से कई बार ऑब्जेक्ट डिफॉर्म भी हो सकता है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिफॉर्म होने लगेगा। और डिफॉर्म होने का रीज़न क्या है? ये मेरे पास होता है फोर्स। ठीक है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। ये सब आप 7th और 8th में पढ़ते हो फोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें। फिर देखते हैं कि टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, कौन कौन से टाइप इसके होते हैं और कौन कौन से फोर्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें आप आराम से। चलिए, लिख लिया होगा आपने। तो ये थी कहानी फोर्स के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, फोर्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, देखते हैं जरा क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, तो क्या लिखूंगा सबसे ऊपर? टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्स में, फोर्स मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? जिनके अंदर इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब इनके टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले मेरे पास होता है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन? ये क्या होता है? ये वो फोर्स है जो ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलेंगे? ये एक ऐसा फोर्स होगा जो हमेशा
सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी सरफेस के? जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे। जब नॉर्मल फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तब मैं इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। सेकेंड फोर्स मेरे पास जो होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कहानी क्या होती है? इट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है और एक्ट किधर करता है? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी बात करेंगे फ्रिक्शन में। एक मेरे पास होता है टेंशन फोर्स। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेंशन फोर्स को। अच्छा, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये ऑलवेज विल बी कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स। कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स। ये आप याद रखेंगे। टेंशन फोर्स कैसा होता है? हमेशा ये होता है पुलिंग फोर्स। डायरेक्शन कैसी होती है इसकी? पुलिंग फोर्स की होती है। और अगर टेंशन फोर्स की बात करें ये हमेशा आपको रोप के अंदर मिलेगा, रोप और चैन। जब रोप और चैन के केस हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको कैसा फोर्स मिलेगा देखने के लिए? टेंशन फोर्स। और कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है, ठीक है। एक मेरे पास और एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये क्या होता है? इट ऑलवेज रजिस्ट चेंज इन लेंथ। तो स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो अगर किसी स्प्रिंग की लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो अपने लेंथ के बढ़ने के जो कंडीशन होती है उसको क्या करता है? अपोज करता है। यानी लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा अपने आप को क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। जितनी ज़्यादा स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी उतना ही स्प्रिंग को एक्सपेंड करना टफ हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉन्गर विल बी लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे स्प्रिंग को खींचने के बाद उतना ज़्यादा स्प्रिंग हार्ड हो जाएगा। हार्डर विल बी स्प्रिंग। हार्डर होने का मतलब कि इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना उतना ज़्यादा टफ होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास टाइप होते हैं किसके? कॉन्टैक्ट फोर्स के। तो ये मेरे पास हो गया नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, और ये मेरे पास होता है स्प्रिंग फोर्स। तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए जिनका हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। तो उसका आप नोट कर लें, फिर देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना लिख लिया होगा आपने। ये मेरे पास था कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड टाइप मेरे पास होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये 4 तरीके के होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स मेरे पास, ओके। सेकंड टाइप जो मेरे पास होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये क्या होते हैं? विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट। यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट को आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट रखना जरूरी नहीं है। बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी फोर्स वहाँ पे एक्ट हो सकता है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा कॉमन सा है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इसी को हम वेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं? वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को अगर मुझे इसको मैं लीव कर देता हूं तो ये सीधा किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा mg। उस mg की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अगर इसको मुझे मार्कर को अर्थ से टच कराने की जरूरत पड़ी क्या? बिना टच कराए भी अर्थ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, नीचे की तरफ खींच लेगी, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत ना पड़े। दूसरा मेरे पास होता है न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगता है, यानी जो एक न्यूक्लियस मेरे पास होता है वहाँ पे जो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उस तरह के फोर्स को भी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं बिना दोनों को टच कराए। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में। इसके बाद मेरे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलेंगे? एक ऐसा फोर्स जो दो चार्ज के बीच में एक्ट करता है। जैसे मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगी। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये इधर खींचेगा एफ से और ये भी इधर खींचेगा
एफ से। और इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मास मेरे पास होता है m1, एक मास मेरे पास होता है m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आ रहे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसको बोलते हैं Fg। Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर चार्ज की बात होगी तो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पिक्चर में, और अगर मास की बात होगी तो पिक्चर में आएगा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें दोनों चार्ज को टच कराने की, कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे मेरे पास फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलते हैं? जो पोल्स के बीच में लाई करे। फोर्स लाई बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। मुझे पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। तो या तो फोर्स साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में एक्ट करे, जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे ये साउथ पोल है, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, है ना, ये साउथ पोल, और दूसरी मैग्नेट मेरे पास है, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो अगर दोनों पोल अपोजिट होंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट होने पे जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर अपोजिट पोल होते हैं तो आपस में करते हैं अट्रैक्ट, और दोनों अगर सेम पोल होते हैं तो आपस में क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैग्नेट को टच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास है एक मैग्नेट, ये मेरे पास है सेकंड मैग्नेट, तो दोनों को बिना टच कराए भी आपस में फोर्स एक्ट कर सकता है, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये कैटेगरी थी मेरे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। अब फोर्स के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है। वो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही आपको रिटर्न में लिखा देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ये लिख लिया होगा आपने। थोड़ा सा फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फोर्स किसको बोलते हैं। देखते हैं जरा यहाँ पे, तो फोर्स किसको बोलेंगे देखते हैं जरा इधर। तो अब सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास होता है फोर्स, कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके यूनिट मैंने क्या लिखाई थी आपको? डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या लिखा था? MLT-2 ये होता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वो होती है न्यूटन। इसकी CGS यूनिट क्या होती है? वो होती है डाइन। ये मैंने लिखा था आपको, ठीक है। और 1 न्यूटन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 डाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डाइन ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये डाइन हो जाएगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर बी पॉइंट की बात करता हूँ तो एक मेरे पास होता है, अच्छा 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन के इक्वल होता है? 10 की पावर 5 डाइन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक मेरे पास होता है 1 किलोग्राम फोर्स। ये किसके इक्वल होता है? 9.81 न्यूटन। किसके इक्वल होता है? 9.81 न्यूटन। इसको कहने का मतलब ये है कि ये वो फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स विच प्रोड्यूस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? ऑफ 1 kg मास। ये वो फोर्स है 9.81 जो 1 किलोग्राम मास के लिए 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। तो उस फोर्स को, जिसमें 1 किलोग्राम मास का एक्सेलरेशन इतना हो जाए, उसी फोर्स को क्या बोलूँगा? 1 किलोग्राम फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.81 न्यूटन, ठीक है। इसको आप ग्राम में भी लिख सकते हैं। 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू कितना होता है? 980 डाइन, ठीक है। तो 1 ग्राम फोर्स कितना होता है? 980 डाइन। डाइन की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, और किलोग्राम, है ना। तो ये क्या होता है? वो फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम मास में 9.81 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। उस गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे? 1 kgf, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंडीशन थी, इसको आप नोट कर लें। फिर थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि क्या मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये नोट कर लें आप। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने। तो 1 ग्राम फोर्स कितना हो जाएगा? 980 डाइन, ठीक है। थोड़ी और बात करते हैं फोर्स के बारे में। 1-2 की पॉइंट्स और भी हैं, वो भी मैं लिखा देता हूँ आपको। अगर फोर्स आपको वेक्टर की फॉर्म में दिया रहे, है ना, अगर आपको फोर्स ऐसे दे दे कि F इक्वल टू मेरे पास लिखा है ना, ये D पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, Fx i कैप, Fy j कैप और Fz k कैप।
और एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो एफ एक्स कैसे लिखेंगे आप, इस कंडीशन का जो भी मास आपको देगा सवाल में, तो एफ इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए एक्स, ये लिख सकते हैं। एफ इंटू वाई को क्या लिखेंगे, एम इंटू ए वाई, ये लिख सकते हैं। एफ इंटू जेड को क्या लिखेंगे, एम इंटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म की कंडीशन की तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ई पॉइंट अगर मैं बात करूं वो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन फोर्स एक्ट विल बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो फोर्स मेरे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यानी फोर्स भी मुझे कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उस केस में फोर्स कितना मुझे मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आता है, इसकी बात हम न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर करेंगे सही से। ओके, तो ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन फोर्स एक्ट विल बी जीरो, ये कंडीशन याद रखनी है। इसके बाद जो पॉइंट मेरे पास है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, एज कंपेयर टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब दो मास के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज कंपेयर टू दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कितना कम होता है, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किसके अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स, ये इक्वल टू होता है 10 की पावर 15। यानी आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 15 टाइम्स बड़ा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये देख सकते हो आप, ये जो रेशियो कैलकुलेट करके आता है वो कितना आता है, 10 की पावर 15। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होता है 10 की पावर 15 टाइम्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है फोर्स के बारे में। ओके, एक मेरे पास होता है कांस्टेंट फोर्स। क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स किसको बोलेंगे, इफ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो डायरेक्शन है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहे, तो उस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी मेरे पास थी फोर्स के बारे में, जो मैंने की पॉइंट्स करके आपको लिखा दी यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें। तो ये था फोर्स के बारे में। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उससे कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कैसे किसी डायग्राम में कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सारी कहानी यहाँ पे देखेंगे। तो उसको नोट कर लो आप, फिर बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। चलिए, ये आपने लिख लिया होगा। तो ये था मेरे पास फोर्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए चलो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है मेरे पास। तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को करने से पहले। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FBD। क्या बोलते हैं, FBD। अब ये क्या है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ डायग्राम representation, it is consist of diagram representation of single body, या तो सिंगल बॉडी या फिर
कंसिस्ट ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉडी, या फिर क्या कर सकते हैं कंबाइंड ऑफ ऑल बॉडीज, है ना, या तो सिंगल बॉडी या फिर कंबाइंड ऑफ ऑल बॉडीज। ठीक है, सब सिस्टम ऑफ बॉडीज, अच्छा कंबाइंड ऑफ बॉडीज, और क्या लिख सकते हैं सब सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, सब सिस्टम ऑफ बॉडीज एंड शोइंग ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच isolated from its सराउंडिंग। ठीक है, तो पूरी एक डेफिनेशन है लंबी, इसमें मैंने थोड़ा सा सब कुछ एक ही डेफिनेशन में मर्ज करके और कंबाइंड डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी। इट इज कंसिस्ट ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉडी और कंबाइंड ऑफ ऑल बॉडीज और सब सिस्टम ऑफ बॉडीज एंड शो ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच आइसोलेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये एक बेसिक डेफिनेशन है फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले की पॉइंट आपको याद रखना है, जो कई बार हम गलती करते हैं, इसको आप रिमेंबर करके इस पॉइंट को याद रखना कि कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में वी कैन नॉट शो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी वी कैन नॉट शो m इनटू ए इन फ्री बॉडी डायग्राम। यानी जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इस फोर्स को m इंटू ए को हम कभी भी मेंशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो मेरे पास क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम अलग अलग मास को अलग अलग कंसिडर करके बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो उस केस में m इंटू ए को कभी भी हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, और ये बेसिक से डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मेरे पास दो तरह के फोर्स होते हैं। जिससे फोर्स के बारे में भी हमने बात की थी, एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। उसको भी मैं बता देता हूँ, इसी के हेल्प से समझा देता हूँ। तो उसको नोट कर लें पहले आप आराम से। ठीक है, ये नोट किया होगा आपने। ठीक है, तो वी कैन नॉट शो m इंटू ए इन FBD, और क्योंकि ए मेरे पास क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द वूल ऑब्जेक्ट, ऑफ द वूल सिस्टम, है ना, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट से अच्छा आप सिस्टम लिखें, ज़्यादा सही है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है इंटरनल फोर्स और एक मेरे पास होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। किसके बारे में? एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फोर्स किसको बोलेंगे, देख लेते हैं। एक एग्जांपल की हद से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। ये क्या मेरे पास अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। और ये मेरे पास है कि एक स्मॉल m मास का ब्लॉक, ये होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा नीचे mg, ये पढ़ा होगा आपने, जिसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ mg। ठीक है, यहाँ पे अगर इस सिस्टम को आप कंसिडर करेंगे, इसको, है ना, अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा आप अलग कंसिडर करते हैं इस तरीके से, और इस सिस्टम को थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं, ठीक है, यानी ये सिस्टम 1 मान लिया आपने और ये सिस्टम 2 मान लिया, तो इस केस में जो mg फोर्स लगेगा ये मेरे पास कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ये बात समझ आ गई। एक मेरे पास होता है इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स किसको बोलेंगे, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है m, नीचे फोर्स एक्ट करेगा mg, और ये मेरे पास क्या है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। तो ये भी इसको mg से ऊपर नीचे की तरफ खींचेगी, अर्थ जो होती है इस ब्लॉक को नीचे खींचेगी। अब की बार मैं पूरा सिस्टम किसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा पूरा, ये मेरे पास इस फोर्स को तब हम क्या बोल देंगे, इंटरनल
फोर्स, क्या बोल देंगे, इंटरनल फोर्स। अब सर आपने ये बात हमें क्यों बताई, ये बात इसलिए बताई मैंने, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स के बारे में इसलिए बताया, यहाँ पे नोट करके एक बात लिखना कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वी विल नॉट शो इंटरनल फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपको नोट करके बात याद रखते हैं कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इसके बाद, तो उसमें कभी भी इंटरनल फोर्स को कभी भी हम डिफाइन नहीं करते, हमेशा जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा एक्सटर्नल फोर्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लें आप, फिर देखते हैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे, कैसे उनको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले एक बात थोड़ी ध्यान रखना यहाँ पे, एक मेरे पास होता है फील्ड फोर्स। क्या होता है, फील्ड फोर्स। देखो फील्ड फोर्स जो होता है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या आप तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो या फिर फील्ड फोर्स बोल दो, एक ही बात है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास क्या होता है, फील्ड फोर्स होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, फील्ड फोर्स है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत ना पड़े, तो उस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो बात ध्यान रखना, वी विल नॉट शो इंटरनल फोर्स इन एफबीडी, है ना, वाइल, ये भी लिख लो आप, वाइल सोल्विंग अ प्रॉब्लम। तो जब भी किसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कभी भी इंटरनल फोर्स का जिक्र या उसको हम इसके अंदर शो नहीं करेंगे, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, ये नोट कर लिया होगा आपने, ये था एक्सटर्नल फोर्स और ये था मेरे पास इंटरनल फोर्स। इसको हटा देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, ओके, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात जो मेरे पास आती है वो मेरे पास होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स का सबसे पहले देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, एक्ट ऑलवेज किधर, टूवर्ड्स सेंटर, हमेशा किधर एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। इसके बारे में बात की थी अभी हमने। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास अर्थ है, इसका मास कितना है, कैपिटल है, तो एक m अगर इधर है कोई मास, या m मास कोई इधर है, या m मास कोई इधर है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा किसी स्फेरिकल बॉडी के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो उसका सेंटर अगर यहाँ पे होगा तो किधर एक्ट करेगा ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे, कितना होगा mg। ये किधर एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ, ये कितना होगा, नीचे की तरफ, ये कितना होगा mg। ये किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, और ये भी कितना होगा यहाँ पे mg होगा, सिंपल। तो किसी भी मास का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, वो किधर एक्ट करता है, हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। जैसे नीचे लगेगा mg, यहाँ पे लगेगा mg और यहाँ पे भी लगेगा mg, और एक्ट किधर करेगा, एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या है, सेंटर। ठीक है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो G लगेगा नीचे सेंटर, ये है मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स। इसके बाद एक दूसरा फोर्स आता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ये कब एक्ट करेगा, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट, है ना, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा दिया आपको ऑलरेडी, जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट मिलेगा तभी क्या एक्ट करेगा वहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। एक्ट कैसे करेगा, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये m है, ये कोई मेरे पास m है, तो देखो जैसे ही इनिशियली सरफेस कैसी रही होगी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। जैसे इसको मिटा देता हूँ उधर से, इनिशियली ये मेरे पास था ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे आपने m मास को ला के इसके ऊपर रखा होगा, m मास को ला के आपने इसके ऊपर रखा होगा, तो रखने के बाद नीचे जैसे कॉन्टैक्ट होगा तो ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे। जो मास किसके ऊपर लगाएगा, अर्थ के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन एट अर्थ बाय मास, ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एट अर्थ बाय मास। और जैसे ही इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो ग्राउंड भी इसके ऊपर पलट के किधर लगाएगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, नॉर्मल एट ब्लॉक बाय अर्थ, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख लो,
नॉर्मल बी नॉर्मल एट ब्लॉक बाय अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे इस एम मास को लाके इसके ऊपर रखा होगा तो नीचे एक्ट किया होगा नॉर्मल एट अर्थ बाय मास, और फिर अर्थ ने भी पलट के मास के ऊपर एक नॉर्मल लगाया होगा, जिसका मतलब होता है नॉर्मल एट ब्लॉक बाय अर्थ। ये मैं लिख देता हूँ। एन बी क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल एट ब्लॉक बाय अर्थ, और यहाँ पे जो मेरे पास है एन ई बी नॉर्मल एट अर्थ बाय नॉर्मल एट अर्थ बाय ब्लॉक। ठीक है, तो ये ब्लॉक के ऊपर लगेगा नॉर्मल एट ब्लॉक बाय अर्थ, और ये लगेगा अर्थ के ऊपर नॉर्मल एट अर्थ बाय ब्लॉक। तो ये मेरे पास है नॉर्मल रिएक्शन। अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे कि कैसे कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लें आप पहले, फिर मैं इसको हटा के फिर दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ ऊपर से, देखते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो गेम है कुछ इस तरीके से होगा। देखो जैसे मेरे पास अर्थ है एम मास और छोटा सा एम मास यहाँ पे रखा है, तो नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे, और अर्थ भी इसको पलट के किधर लगाएगी, नॉर्मल ऊपर की तरफ। ठीक है, ये क्या है मेरे पास अर्थ। ठीक है, एक तो ये कहानी होगी। दूसरा क्या है कि अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है, उसको ऐसे मान लो आप, ऐसा कोई आपको सिस्टम दिया है और एम मास कहीं यहाँ पर है ना, एम मास कहीं यहाँ पे है, तो अब कैसे लगाएंगे। अच्छा, इसका मास कितना है, कैपिटल एम, कितना मास है क्या। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये एम होगा तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो गया, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो इसका तो नीचे करेगा कैपिटल एम इंटू जी। इस वेज, इसको क्या बोलते हैं, वेज, क्या बोलते हैं, वेज। तो इस वेज का एम जी नीचे की तरफ करेगा, और ये जो सरफेस है जहाँ पे वेज को रखा है इसके ऊपर पलटे किधर लगाएगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये भी नीचे की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। जब इस एम वाले ब्लॉक को यहाँ पे रखा होगा तो जैसे ही इसकी सरफेस के ऊपर रखेंगे तो एक नॉर्मल आएगा नीचे, फिर ये ग्राउंड भी इस वेज के ऊपर पलट के नॉर्मल किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और एम वेज का जो मास है इसकी वजह से फोर्स नीचे एक्ट करेगा, जिसको बोल सकते हैं कैपिटल एम इंटू जी। ठीक है, अब ये वाली सरफेस कॉन्टैक्ट में देखो यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ N1, इसको बोल देंगे N2, ये भी पलट के इसके ऊपर कितना लगाएगा, N2। सही बात है, दो कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ Mg, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल आएगा N3 इधर, और पलट के ये भी कितना लगाएगा इधर, N3। अगर आप ये फील कर पा रहे हो तो ये M है, नीचे एक्ट करेगा इसका Mg, और जैसे कॉन्टैक्ट में आओगे नॉर्मल लगा होगा N3 ऊपर, और वैसे ही ब्लॉक ने फिर पलट के नीचे की तरफ इस वेज पे लगाया होगा एक नॉर्मल फोर्स जिसका नाम है N3। ठीक है, ये 1 ये 2, आई होप ये समझ आया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखो कैसे। देखो अगर ये एंगल थीटा हो जाए मेरे पास, ओके, ये एंगल मेरे पास थीटा है और एम मास का ब्लॉक का यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है और एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, देखो इसका एम जी किधर लगेगा, नीचे। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं। देखो ये हुई कहानी, और एम मास का ब्लॉक कहीं यहाँ पे रखा है, ये एंगल कितना है, थीटा, और इसका एक फोर्स नीचे एक्ट करेगा एम जी। ठीक है, ये बात हमें पता है अभी तक। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे एट इनक्लाइन प्लेन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाय ज्योमेट्री अगर आप देखोगे, ये तो एम जी नीचे एक्ट करेगा, इसको नीचे बढ़ाएंगे, ये थीटा है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये थीटा, ये 90, कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 90 माइनस, कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है मैंने, तो पूरा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये बच जाएगा थीटा। ठीक है, इसके बारे में मैथमेटिकल टूल में बात कर चुके हैं। ये होगा एम जी, तो नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, और नीचे एक और फोर्स आएगा यहाँ पे जिसको बोलेंगे एम जी साइन थीटा।
ठीक है। तो अगर m मास के ब्लॉक को यहाँ पे रखा होगा तो नॉर्मल किधर आएगा, यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ। तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल फोर्स आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा। सही बात है। यहाँ पे नॉर्मल आपको समझ आया होगा कि इनक्लाइन प्लेन, तो इसकी वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा, तो एक नॉर्मल यहाँ पे आएगा। वेज और इस सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है तो एक नॉर्मल यहाँ पे आएगा। ब्लॉक और वेज के बीच में कॉन्टैक्ट है तो एक नॉर्मल यहाँ पे भी मिलेगा। जितने कॉन्टैक्ट उतने ही नॉर्मल फोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक वो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे सरफेस इस तरीके से है मेरे पास, इस तरीके से कोई सरफेस है और ऐसे कोई यहाँ पे लेडर या फिर कोई सीढ़ी इस तरीके से रखी है, लेडर या फिर कोई सीढ़ी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इस सरफेस का और इस लेडर का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे, जितने कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे एक नॉर्मल किधर आएगा, N1, और यहाँ पे किधर आएगा, N2। अब मैंने इधर की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के नॉर्मल लगता है। ये बात मैंने नॉर्मल रिएक्शन में लिखाई थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, नॉर्मल किधर लगेगा, N1 इधर, और यहाँ पे नॉर्मल किधर लगेगा, N2 इधर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो उसको आप नोट कर ले आराम से। फिर एक दो फ्री बॉडी डायग्राम और मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे उनको बनाएंगे, कैसे उनको अप्रोच करेंगे। ओके, चलिए बनाया होगा आपने, इसको मैं हटा देता हूँ उधर से। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल रहेगा। और देखो एक बात और भी होती है, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के इक्वल मिलेगा। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के इक्वल नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल है इधर और mg इधर, नॉर्मल mg cos थीटा। तो हमेशा नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा, ये बात गलत होती है, ठीक है। तो वो FBD बना के, फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है मुझे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करते हैं इसमें और आगे, तो जैसे अगर कोई सरफेस ऐसे दी है मुझे, इसको मैं नीचे बना लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये सरफेस कुछ ऐसे दी है अगर, और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे दिया है और एक ब्लॉक कुछ ऐसे दिया है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, क्या रखा है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, मान सकते हैं कुछ, ओके, इस तरीके से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, तो देखो ये तो इस सरफेस का सेंटर हो जाएगा O, सही बात है। तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे किस तरीके से नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करें, तो जहाँ पे भी स्फेरिकल सरफेस का कॉन्टैक्ट मिलेगा ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। वहाँ पे जहाँ पे स्फेरिकल सरफेस का कॉन्टैक्ट मिलेगा ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किधर एक्ट करता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो ये किधर एक्ट करेगा, इसके सेंटर को यहाँ से मिला दूँ, अगर मैं इसके सेंटर को यहाँ से मिला दें तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं यहाँ पे एक्ट करेगी, जिसको बोल देंगे N1 और यहाँ पे क्या बोल देंगे N2, ठीक है। और इस स्फेरिकल बॉडी का अगर मास है कैपिटल M, तो नीचे सेंटर से नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे कैपिटल M इंटू जी। बस ये कहानी होगी यहाँ। तो बेसिक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होगा। तो कॉन्टैक्ट होगा कि यहाँ पे एक, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N1 और यहाँ पे मिलेगा N2 और यहाँ पे मिलेगा नीचे mg। अगर इस स्फेरिकल बॉल का मास m है, स्फेरिकल मतलब 3D सरफेस जो होती है। अब कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे भी आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे भी नॉर्मल लग गया, बट मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर चाहो तो आप यहाँ पे भी नॉर्मल लगा सकते हो। एक यहाँ पे लग जाएगा N2, यहाँ पे भी कितना लगेगा N2, यहाँ पे कितना लगेगा N2, यहाँ पे भी कितना लगेगा N2। अगर दोनों का विड्थ सेम है और दोनों के लिए एक ही ग्राउंड है तो नॉर्मल रिएक्शन भी दोनों तरफ आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे अगर मिलेगी आपको N, इसको मान लेते हैं हम N3, यहाँ पे कितना मान लेते हैं N3, यहाँ पे कितना मान लेते हैं N4 और यहाँ पे कितना लगेगा N4। ये कब होगा, अगर इसकी जो विड्थ है वो इसके बराबर है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट यहाँ पे चलो अलग बात कर लेते हैं, ये अलग है ये अलग है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N3, यहाँ पे मिलेगा N3, यहाँ पे मिलेगा N4, यहाँ पे मिलेगा N4। एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो उसको मान लेंगे N1 और उसको मान लेंगे N2, और किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और इसका अगर मास M है तो mg भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे पूछेगा आपसे, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर एक बॉल ऐसे रखी है यहाँ पे, एक बॉल ऐसे रखी है यहाँ पे और तीसरी बॉल ऐसे रखी है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताना है कैसे करेंगे, ठीक है। और तीनों का मास कितना है, M, M, M। मास भी तीनों का कितना है, तो कैसे करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम।
सबसे पहले देखेंगे वेट और नॉर्मल रिएक्शन। तो कॉन्टैक्ट देख लेते हैं पहले कहाँ कहाँ पे। तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे। तीनों का मास बिल्कुल सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों सेम शेप की स्फेरिकल बॉल यहाँ पे रखी है। तो अगर मैं एक की तरफ ध्यान से देखूँ तो जरा इधर बना के देखते हैं इसको, तो कहानी कुछ ऐसे मिलेगी, है ना। छोटा सा कॉन्टैक्ट अगर आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आपको, कुछ इस तरीके से बॉल है, ठीक है। तो ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो एक कॉन्टैक्ट होगा तो ए वाली बॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन तो अच्छा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये मुझे पता है बात, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो ए बॉल के ऊपर इधर आएगा जिसको बोल देंगे, अच्छा ये ए है, ये बी है, सी, इसको क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन 1। और यहाँ पे किधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन इधर, इसको बोल देंगे N2। ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा सी बॉल की वजह से और ये नॉर्मल रिएक्शन N2 आएगा बी बॉल की वजह से। तो ये कहानी होगी। और ए बॉल का अगर मास होगा तो नीचे इम्पैक्ट करेगा M × G। सही बात है, ये कर सकते हैं, सही। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो सरफेस होगी वैसे कॉन्टैक्ट में होगी, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लो, फिर बी और सी के बारे में बात करते हैं। तो अगर ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाना चाहूँ तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन N2 और नीचे इसका Mg की डायरेक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा। ये होगा ब्लॉक ए का, बॉल ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अच्छा बॉल बी और सी का कैसे बनाएंगे, देखो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हटा देता हूँ मैं इधर से, ठीक है। देखें अगर बी और सी की बात करता हूँ तो बी और सी तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे बॉल है बी, यहाँ पे बॉल है सी, ठीक है। ये बॉल बी है और ये बॉल क्या है मेरे पास सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक, अच्छा एक नॉर्मल रिएक्शन अगर N2 यहाँ पे लगेगा तो ये भी पलट के किधर लगाएगा N2 पीछे की तरफ, और ये भी N1 किधर लगाएगा इस पे इधर की तरफ। ये फील हो रही है बात आपको, ये भी टुवर्ड्स द सेंटर किधर लगाएगा N1 इधर और N2 किधर लगेगा इधर। तो बी की कहानी कुछ ऐसे होगी, बी पॉइंट पे एक इधर आएगा फोर्स जिसको बोलेंगे N2। अगर ये सेंटर है तो यहाँ पे भी एक फोर्स इधर आएगा जिसको बोलेंगे N1। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल एक्ट कराएंगे। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ए के ऊपर लगने वाले नॉर्मल फोर्स सी होंगे। अब बी पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स और सी पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स को हम देखना चाहते हैं। तो बी के ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से पास होकर N2 लगेगा इधर। ये सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो ऊपर की तरफ एक यहाँ पे और एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोल दूंगा मैं N3। क्या बोल देंगे N3। और यहाँ पे एक मास नीचे एक्ट करेगा जिसको बोल देंगे Mg। यही कहानी होगी बी बॉल की, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। अब सी वाले की कहानी क्या होगी, ये फिर से ऊपर लगाएगा नॉर्मल फोर्स N3 और इसका भी नीचे एक्ट करेगा मास Mg। अब क्योंकि दोनों बॉल सेम मास की, सेम सरफेस है, दोनों साइड में नॉर्मल भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर इस बॉल का मास ज़्यादा हो जाता तब नॉर्मल चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मास चेंज हो गया। अब दोनों सेम है, कॉन्टैक्ट ग्राउंड है, तो दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N3। तो ए बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया N1 N2 नीचे Mg, और बी और सी बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम N2 इधर, N3 इधर और Mg नीचे, N1 इधर, Mg इधर और N3 नीचे। तो ये था मेरे पास कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, समझ सकते हो। एक और आप चाहो तो ऐसे बना लो, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वो सब सिंपल होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप ऐसा भी बना दोगे इस तरीके से, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टैक्ट इधर है तो एक नॉर्मल लगेगा N1 इधर, और ये भी पलट के किधर लगाएगा नॉर्मल N1 इधर। तो एक कॉन्टैक्ट इधर होगा N2, ये भी पलट के किधर लगाएगा N2 इधर। एक इधर होगा, यहाँ पे लगेगा N3 और नीचे भी एक इस पे लगाएगा ग्राउंड के ऊपर N3, ठीक है। तो ऐसे भी नॉर्मल रिएक्शन आप लगा सकते हो, बट ध्यान रखना है कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन आप अप्लाई करोगे, वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबको नोट कर लो आप। फिर देखते हैं टेंशन फोर्स के बारे में कि टेंशन फोर्स में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए नॉर्मल रिएक्शन समझ आया होगा आपको कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेंशन फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। तो टेंशन फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपको रोप और चैन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रोप और चैन के अंदर देखने को मिलेगा टेंशन फोर्स यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो टेंशन फोर्स क्या लिखा, टेंशन फोर्स, ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग पुलिंग फोर्स। तो टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग पुलिंग फोर्स। एक तो ये कहानी है इसमें।
दूसरा क्या है, इसमें कुछ अजप्शन लेने पड़ेंगे। अजप्शन क्या होते हैं मेरे पास, एक तो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, अजप्शन स्ट्रिंग मासलेस, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, हमेशा मासलेस होनी चाहिए। तो ये कुछ अजप्शन होते हैं। और टेंशन फोर्स, ये भी लिख लो आप, एक्ट कैसे करेगा ये, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जहां पे ऑब्जेक्ट और रोप का कॉन्टैक्ट होगा वहां से दूर की तरफ एक्ट करता है टेंशन फोर्स, ठीक है। और एक अजप्शन ये है कि टेंशन इन कंप्लीट massless string throughout will be the same। पूरी स्ट्रिंग अगर एक है, उसके बीच में सिस्टम का कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई दूसरी रोप नहीं है, तो वहां पे जो टेंशन फोर्स होगा पूरी मासलेस स्ट्रिंग में हमेशा सेम होगा और एक्ट किधर करेगा, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। देखो कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। जैसे मेरे पास ये लगा है यहाँ पे एम, ये ऊपर एक रोप है और नीचे एक एम मास इसको यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो टेंशन फोर्स होगा वो मास, और जैसे रोप एक होगी तो यहाँ से दूर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन फोर्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा तो यहाँ से दूर की तरफ, और इसका एम जी तो किधर लगेगा, नीचे। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जिसकी बात हम करेंगे आगे चल के फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एम जी हो जाएगा। ये कहानी समझ आ रही होगी आपको। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखो जब अगर मैं ऐसे फिगर आउट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे m1, और यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है m2, ये इसको भी m बोल देते हैं और इसको भी m बोल देते हैं। तो जब भी सिस्टम का कोई दूसरा मास, कोई दूसरा कंपोनेंट बीच में आएगा तो दोनों रोप के बीच में टेंशन भी अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास नीचे की तरफ एक्ट किया था mg, ये रोप एक थी, अब यहाँ पे रोप एक ये होगी और नीचे मास आ गया तो ये रोप दूसरी होगी, तो इस रोप में टेंशन अलग होगा और इस रोप में टेंशन अलग होगा। कैसे, कॉन्टैक्ट से इस यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं कितना T1, और यहाँ पे टेंशन कितना मान लेते हैं T1 क्योंकि कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। यहाँ पे टेंशन अलग होगा, इसको मानेंगे T2, यहाँ पे टेंशन अलग होगा, इसको मानेंगे T2। यहाँ पे नीचे एक्ट करेगा mg और यहाँ पे भी नीचे एक्ट करेगा इसका मास mg। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम विद टेंशन फोर्स। mg लगेगा नीचे और यहाँ पे mg लगेगा नीचे, टेंशन T2 कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। अब क्योंकि रोप अलग है तो टेंशन फोर्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, अगर ये कोई मास और पुली अरेंजमेंट अगर मुझे देता है ना, रोप एंड पुली, तो जैसे ये मेरे पास पुली हो गई और यहाँ पे कोई ग्राउंड के ऊपर कोई आदमी है और वो इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा फोर्स लगा के F, ठीक है, और ये होगा यहाँ पे। चलिए ये देख लेते हैं इसको ये अगर आपको थोड़ा छोटा दिखेगा तो उसको भी मैं बड़ा करके भी एक बार और कर लेते हैं और उसको भी आगे बना लेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आगे दोबारा से बना के दिखा देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन फोर्स का। ओके, तो टेंशन फोर्स की कहानी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास, मैंने ये बोला है कि जैसे एक स्ट्रिंग ऐसे होगा मेरे पास, एक मास यहाँ पे कितना होगा m, नीचे भी कितना होगा यहाँ पे मास m, ठीक है। तो ये होगा m1, ये होगा m2, ऐसे मान लेते हैं। तो टेंशन फोर्स किधर लगता है, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। अब इसको बोलेंगे T1, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ इसको बोलेंगे T1। अगर पूरी रोप एक होती तो पूरी रोप में टेंशन एक होता। अब क्योंकि सिस्टम का दूसरा एलिमेंट मास बीच में आ गया है तो इस रोप में टेंशन अलग मिलेगा, इस रोप में टेंशन अलग मिलेगा, और इसका नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे M1G, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन अलग मिलेगा, इसको बोल देंगे T2, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T2, नीचे यहाँ पे एक्ट करेगा M2 × G। तो ये होगा फ्री बॉडी डायग्राम इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से, है ना, जैसे यहाँ पे कोई पुली लगी है और यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर कोई आदमी खड़ा है इस तरीके से, है ना, और पुली को नीचे खींचेगा F फोर्स लगा के, कितना फोर्स लगा के, और यहाँ पे कोई M मास लगा है तो F से खींचेगा तो टेंशन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब क्योंकि पूरी रोप एक है तो पूरी रोप में टेंशन भी कैसे मिलेगा आपको, सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, पुली का और रोप का कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो यहाँ से टेंशन किधर लगेगा, इधर। पुली का कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा, इधर। यहाँ कॉन्टैक्ट है तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, और नीचे यहाँ पे एक्ट करेगा M × G। अब यहाँ पे आप देखो तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी है, तो
अब ये पुली बीच में आ गई और ये रोप हो गई अलग, तो यहाँ पर टेंशन आपको अलग देखने को मिलेगा, जिसको बोल देंगे टी डैश। क्या बोल देंगे? और इस टी डैश की वैल्यू क्या होगी? इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे लगेगा टेंशन टी और यहाँ पे लगेगा टेंशन टी, और ये किधर लगेगा टेंशन फोर्स? ऊपर, ये ऊपर लगेगा टी डैश। ठीक है, तो इस टी डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2 इंटू टी। 2 इंटू टी कैसे? टी प्लस टी, ये टी डैश इसके इक्वल हो जाएगा अगर सिस्टम किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है, ये कहानी समझ आई होगी आपको। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर और बना लेता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अगर ये बड़ी सी पुली है मेरे पास और यहाँ पे अटैच है मास m1 और यहाँ पे मास अटैच है m2, ये कहानी है। इस केस में कैसे करेंगे? देखो, नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे m1g। अच्छा, पूरी रोप एक होगी तो टेंशन भी रोप के अंदर एक होगा। यहाँ पे टेंशन होगा T, यहाँ पे टेंशन होगा T, ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, और नीचे यहाँ पे एक्ट करेगा m2 इंटू जी। ये होगी कहानी। यहाँ पे रोप है, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? टी डैश। तो ये भी फ्री बॉडी डायग्राम टेंशन फोर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं और कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलिए नोट किया होगा आपने, तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से। देखते हैं कैसे कैसे बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात करते हैं, अगर थोड़ा मैं 2-3 पुली और ऐड करके यहाँ पे देख लेते हैं कितना मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कोई अगर मास है m, क्या मिलेगा? m। तो यहाँ से एक दूसरी पुली कनेक्ट है और यहाँ से एक दूसरी पुली ये कनेक्ट कर देते हैं इधर से, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा मास है मेरे पास, ये होगा m1 m2, और यहाँ से कोई दूसरा मास अटैच कर देते हैं जिसको बोल देंगे m3। क्या बोल देंगे? m3। अब इसमें कैसे दिखेगा? देखो, नीचे एक्ट करेगा यहाँ से m1g, ये रोप है, टेंशन होगा T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन होगा T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, यहाँ पे भी 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 टेंशन T। अब क्योंकि पूरी रोप एक है सिस्टम के अंदर, इसलिए मैं टेंशन भी पूरी रोप के अंदर एक ही लूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही टेंशन माना है T1। अब यहाँ पे एक दूसरी रोप स्टार्ट होगी तो यहाँ पे टेंशन कितना मानना पड़ेगा? T डैश। यहाँ पे भी कितना होगा? T डैश। यहाँ पे एक्ट करेगा m3g और यहाँ पे एक्ट करेगा m2g। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पूरी रोप एक होगी तो टेंशन पूरी रोप के अंदर एक ही मिलेगा। नीचे m1g, ऊपर लेगा टेंशन T, नीचे टेंशन T, नीचे टेंशन T, और यहाँ पे लेगा m3g। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये टेंशन T डैश है, इसको क्या मान लो आप? इसको मान लो T, इसको मान लो क्या? T1 मान लो अलग से। कितना मान सकते हैं? T1, और यहाँ पे कितना मान लो? T2, है ना। तो यहाँ से T1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T इक्वल टू 2T, और वहाँ पे T डैश T2 की वैल्यू किसको इक्वल होगी? 2 इंटू टी, और यहाँ पे T डैश किसके इक्वल हो जाएगा? देखो T डैश ये पुली है, एक कॉन्टैक्ट टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, और T डैश नीचे, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी। ऐसे भी आप इसको लिख के ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंपल टेंशन फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम। इसको नोट करो, फिर 2-3 फ्री बॉडी डायग्राम और देखते हैं तो सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने। तो यहाँ पे ये जो पुली है ये मासलेस होती है, यहाँ पे टी डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू टी। तो एक बार ध्यान रखें यहाँ पे कि अगर जैसे पुली के ऊपर जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेट फोर्स एट अ मासलेस ऑब्जेक्ट ऑलवेज 0। ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास मासलेस होगा तो उस मासलेस ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये कहानी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टेंशन फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम और कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं इधर से। और देखते हैं कि टेंशन फोर्स कैसे पूछेगा आपसे। चलिए, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे आपको ऐसी कंडीशन कुछ दी है, यहाँ पे ग्राउंड है आपके पास, यहाँ पे m1 मास दिया है ये अटैच करके, यहाँ पे m2 मास दिया है ये अटैच करके, और यहाँ पे m3 मास दिया है ये अटैच करके। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लगाया है कैपिटल F। क्या फोर्स लगाया है? कैपिटल F। और यहाँ से रोब आपस में कैसी है? ऐसे कनेक्ट है यहाँ पे।
ठीक है। तो इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो एक बात तो समझ आएगी आपको। अच्छा, एक रोप ये है, एक रोप ये है, तो बीच में सिस्टम का मास आ गया, तो उसमें टेंशन अलग होगा, इसमें टेंशन अलग होगा। और टेंशन किधर लगेगा? कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। तो ये कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से टेंशन कितना लगेगा? T1 इधर। ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा? T1। और रोप में टेंशन सेम होगा, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग और मासलेस रोप होगी। यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा? T2 इधर। यहाँ पे किधर लगेगा? T2 इधर। एक तो बात ये हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये कहानी होगी। और यहाँ पे नीचे एक्ट करेगा M3G, नीचे इसका ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा M2G, और नीचे यहाँ पे एक्ट करेगा M1G। अब क्योंकि तीनों मास अलग अलग है, तो यहाँ पे ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर, जिसको बोल देंगे N1। यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसको बोल देंगे N2, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसको बोल देंगे N3। ये कहानी होगी। अब तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अगर अलग अलग बनाए, तो M3 का देखो कैसे बनेगा। M3 क्या यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगेगा कैपिटल F M3 के ऊपर। क्या नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा N3, नीचे इसका फोर्स एक्ट करेगा M3G, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स इधर है, जिसको बोलेंगे कैपिटल T। ये इसको क्या बोल देंगे? T1, क्योंकि T1 हमने नाम दिया है। ये हो गया M3 का फ्री बॉडी डायग्राम। और तो कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट ही नहीं हो रही। FBD का मतलब क्या होता है? फोर्स को डिफाइन करना, ठीक है। अब जरा M2 का ध्यान से देखो। M2 का नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे M2G, यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा? T1 इधर। यहाँ पे टेंशन एक और होगा यहाँ पे T2 M2 के ऊपर। M2 पे लगने वाले फोर्स के ऊपर फोकस करना है मुझे। ये होगा यहाँ पे N3, ठीक है। M1 का देखो जरा, M1 का कैसे बनाएंगे? यहाँ पे M1 का नीचे होगा यहाँ पे M1G, यहाँ पे होगा टेंशन T2, और पीछे तो कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं बोल दूंगा N1। और कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है M1 के ऊपर, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स तीनों के ऊपर नहीं लगेगा, ये F उसी के ऊपर डिफाइन करेंगे जिस मास के ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, तो उसको नोट कर लें, फिर देखते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको उठा लेता हूँ मैं इधर से। देखते हैं थोड़ा सा और कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर सिस्टम कुछ ऐसे दे दे आपको, जैसे यहाँ पे आपको दे देगा M1, और इसके बाद एक दूसरा मास यहाँ पे आपको दे देगा M2, उसके बाद कोई तीसरा मास यहाँ पे आपको दे देगा M3, ठीक है। और यहाँ से कोई फोर्स लगा देगा, अप्लाइड फोर्स कैपिटल F। इस कहानी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं, अगर तीनों मास के बीच में जब रोप थी तब टेंशन फोर्स आया था। अगर तीनों मास का कॉन्टैक्ट आपस में, तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये बात तो श्योर है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से आएगा, उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। वैसे लगेगा ग्राउंड की वजह से भी, लेकिन उसको मैं शो नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना। नीचे क्योंकि M1G, यहाँ पे लगेगा N1, चलो उसकी भी बात कर लेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। अभी पहले इसको देखते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो मेन पॉइंट जो इसमें समझने वाला वो ये है कि M1 और M2 के बीच में कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, M2 M3 के बीच में कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट मिलेगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा। तो कहानी कुछ ऐसे होगी कि ये M1 इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको बोल देंगे N1, और फिर M2 भी पलट के इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1, क्योंकि जितने कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल रिएक्शन। और ये भी इसके ऊपर पलट के कितना लगाएगा N2, और M3 वाला भी इसके ऊपर पलट के कितना लगाएगा N2 लगाएगा। ये कहानी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो अगर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाना चाहूँ, M1 देखो ये कहानी कुछ ऐसे होगी, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। जैसे इनिशियली मेरे पास क्या था, M1 मास था, ये था N1 मास, और इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना था, कैपिटल F। समझने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। तो जैसे M2 को, इसके बाद M2 को ला के यहाँ पे रखा होगा, तो जैसे M2 को इससे जाके अटैच कराया होगा उन्होंने, तो जैसे M2 अटैच होगा, तो उसने अटैच होते ही नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगाई होगी N1, फिर M1 ने भी इसके ऊपर पलट के इधर लगाई होगी नॉर्मल रिएक्शन राइट में। ये कहानी रही होगी। इसके बाद जब M3 को जैसे अटैच करोगे, M3 को जैसे अटैच किया होगा, तो M3 ने एकदम इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा N2, फिर M2 ने भी M2 ने M3 के ऊपर पलट के भी कितना लगाया होगा N2। अब यहाँ पे दो ही नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। ऐसा मत सोचना कि मास तीन है तो नॉर्मल रिएक्शन भी तीन होगी। कॉन्टैक्ट देखना है, कॉन्टैक्ट दो मास के बीच में क्या रहा, एक ही रहा, इसके अलावा तो और कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन दो कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना आएंगे N1। ये इसके ऊपर पलट के लगाएगा N1, ये भी इसके ऊपर पलट के लगाएगा N1, ये इसके ऊपर लगाएगा N2, ये भी इसके ऊपर लगाएगा N2। ये कहानी होगी। तो अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो M1 की कहानी कुछ ऐसे होगी। M1 पे लगने वाले फोर्स देख लेते हैं। F फोर्स M1 के ऊपर लग रहा है किसी डायरेक्शन में, राइटवर्ड, इसको लिख दूंगा कैपिटल F। सही बात है। M1 पे एक लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, जिसको बोल दूंगा N1, ठीक है। इसका एक नीचे फोर्स एक्ट करेगा
M1G और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी एक्ट करेगा जिसको मैं बोल देता हूँ N डैश। क्या बोल देते हैं? N डैश बोल देते हैं। ये कहानी मिलेगी M1 की क्योंकि सरफेस से कॉन्टैक्ट में। अब अगर M2 की बात करूँ, M2 वाले ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो M2 वाले ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो जैसे इसको अटैच करा होगा उसने नॉर्मल लगाया होगा N1 इधर, तो M2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? N1 इधर लगेगा। ये आप देख सकते हो M2 में। अगर M2 की बात करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? N1 राइटवर्ड। तो मैंने कहाँ पे लगाया? राइटवर्ड लगाया। अब M3 जैसे आया होगा, M3 ने M2 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा इधर, जिसको बोलेंगे N2। देखो ये N2 दिखाई दे रहा है, ये N2 किसके ऊपर लग रहा है? M2 के ऊपर। किसने लगाया? M3 ने लगाया। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट में। क्या होगा? ये N2 होगा। समझ आ रही है बात? भाई जैसे M3 को अटैच किया होगा, N2 लगाया होगा, M3 ने M2 के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया होगा N2, किस डायरेक्शन में? लेफ्टवर्ड। तो उसको किधर दिखाया मैंने? लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे एक्ट करेगा M2G, ऊपर एक नॉर्मल एक्ट करेगा, उसको बोल देंगे N डबल डैश, ठीक है। क्या बोल देंगे? N डबल डैश। अब M3 का देखो जरा ध्यान से, M3 की कहानी कुछ कैसे होगी? M3 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N2 राइट में, ठीक है। और इसके अलावा तो उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं है। अगर M3 की तरफ ध्यान देखो तो M3 के ऊपर एक ही फोर्स लगेगा N2 इधर, और नीचे एक्ट करेगा इसका M3G, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको बोलेंगे N ट्रिपल डैश। ऐसे करके मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये थे मेरे पास तीनों फोर्स, तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको ऐसे मास अटैच करके देगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे M4 भी लगा देगा तो N1 N2 और एक कॉन्टैक्ट और फोर्स बीच में आ जाएगा जिसको बोल देंगे N3। तो जितने कॉन्टैक्ट ब्लॉक के बीच में उतने नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल तभी पिक्चर में आता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लें। फिर थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना लिया होगा आपने। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे फ्री बॉडी डायग्राम। सिंपल है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, और देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम और कैसे पूछेगा आपसे। अगर आपको ये सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आते हैं तभी आप NLM के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे। अदरवाइज ये सब चीज़ें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी और भी चैप्टर्स के अंदर जहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। जैसे एक और कैसे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम पूछ सकता है आपसे, जैसे ग्राउंड है मेरे पास, एक मास यहाँ पे रखा है M1। क्या रखा है? एक मास रखा है M1, और उसके ऊपर कोई दूसरा मास अटैच करके रख दिया जिसको बोला M2। अब यहाँ पे आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको? देखो, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने से पहले आप कहानी इस तरीके से समझिए कि कहानी इनिशियली कुछ ऐसे रही होगी। सबसे पहले मेरे पास था ग्राउंड, ठीक है। एक्चुअली बात ये होती है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका मैं बहुत सीधा सा तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले M1 मास को रखा होगा। जैसे M1 को कहीं इन्फिनिटी से उठा के आप यहाँ पे रखोगे, M1 को आपने यहाँ पे रखा, तो जैसे इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे रखा होगा तो नीचे एकदम नॉर्मल रिएक्शन आया होगा जिसको बोला होगा N1। और ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? M1 ने लगाया ग्राउंड के ऊपर। अब ग्राउंड भी पलट के M1 पे किधर लगाएगा नॉर्मल? ये लगाएगा ऊपर। ये कहानी रही होगी, ठीक है। ये इतनी बात समझ गए। और यहाँ पे इसका एक नीचे की तरफ भी एक्ट करेगा M1 M2G, ठीक है। उसकी बात करेंगे भी, ठीक है। तो बात कुछ ऐसे होगी। तो अब मैं यहाँ पे जरा दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम, तो आपको कहानी एकदम समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था इनिशियली? ये था मेरे पास M1। उसके बाद मैंने किसको रखा था लाके? इसको रखा था जिसको मैंने बोला था M2। सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा सा, है ना। तो फिर से बना लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये कहानी होगी। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मास रखा था जिसको मैंने बोला था M1, और इसके ऊपर एक दूसरा मास था M2। अब देखो कहानी क्या होगी। जैसे M1 को यहाँ पे रखा था, कहानी हम देख चुके हैं, नीचे लगेगा N1 और ऊपर ही पलट के कितना लगाएगा? ग्राउंड इसके ऊपर N1 लगाएगा। अब इस M1 के ऊपर जैसे M2 को रखेंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ भी आएगा। M2 जैसे ही लगाएंगे तो ये किधर लगाएगा? N2 नीचे। फिर M1 वाला ब्लॉक M2 पे पलट के किधर लगाएगा? ये भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। अब दो नॉर्मल क्यों होंगे? क्योंकि दो कॉन्टैक्ट है। एक कॉन्टैक्ट ये होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 यहाँ पे, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N2। ये कहानी होगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग कैसे बनाएंगे दोनों का, देखो इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं M2 की बात करूँ, M2 मास की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, किसकी? M2 की। M2 की कहानी कुछ ऐसे होगी। M2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N2 ऊपर की तरफ, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे एक और फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स M2 × G। ये कहानी होगी किसकी? M2 की। M2 के ऊपर और कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है ना, ये ध्यान रखना है आपको। M2 के ऊपर कोई और फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये M2 की कहानी। अब M1 की कहानी क्या होगी, इसको देख लेते हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूँ उधर से। अब जरा M1 की कहानी देखो क्या होगी।
M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है, अगर ग्राउंड है मेरे पास M1, ठीक है, ये कहानी होगी। तो M1 के ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है N1 ऊपर, दिखाई दे रहा होगा आपको, एक लग रहा है N1 इधर। ये N1 किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया M1 के ऊपर। एक M2 की वजह से भी नॉर्मल आएगा N2, जो M2 किसके ऊपर लगाएगा? M1 के ऊपर। लेकिन N2 की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ होगी। ये दिख रहा होगा आपको। जैसे M2 को यहाँ पे रखा होगा तो M2 ने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया N2 नीचे, और फिर M1 ने पलट के किधर लगाया? N2। तो M1 के ऊपर नॉर्मल किधर लगा? नीचे की तरफ N2, और ग्राउंड ने इसके ऊपर किधर लगाया? N1 ऊपर लगाया, क्योंकि जैसे M1 को रखा होगा नीचे लगा होगा N1, और ग्राउंड ने पलट के इसके ऊपर कितना लगा होगा? वापस पलट के N1 लगाया होगा। तो N1 ऊपर और N2 नीचे। अब यहाँ पे M1G भी एक्ट करेगा नीचे, तो नीचे यहाँ पे M1G एक्ट नहीं करेगा। क्या एक्ट करेगा? M1 प्लस M2G। कितना एक्ट करेगा? M1 प्लस M2G, क्योंकि इसके ऊपर एक मास और भी है, तो टोटल यहाँ पे कंसीडर करके यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक होगा तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके डिफाइन कर सकते हो। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप। इसके बाद में ट्रिपल ब्लॉक का भी कहानी आपको बता देता हूँ कि ट्रिपल ब्लॉक अगर होगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए उसकी भी कहानी देख लेते हैं कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर आपको कुछ सिस्टम कुछ ऐसे दिया है, मैं बड़ा सा डायग्राम ही बना के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा देखो, इसको बनाने से पहले छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं कि मैं कहानी ये करने क्या वाले हैं। यहाँ पे होगा M1, यहाँ पे होगा M2, और यहाँ पे कितना होगा? M3, है ना। ये कहानी होगी। यहाँ पे M1, यहाँ पे M2 और यहाँ पे M3। तो सबसे पहले हमने किसको रखा होगा? देखो पहले तो ग्राउंड था मेरे पास। जैसे यहाँ पे M1 को लाके रखेंगे, जैसे कि इस ब्लॉक को लाके रखेंगे M1 को, तो नीचे ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, और ये भी पलट के ग्राउंड इसके ऊपर किधर लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। किधर लगाएगा? N1 ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे M2 को रखा होगा लाके, तो M2 ने फौरन इसके ऊपर नीचे लगाया होगा N2, और ऊपर पलट के कितना लगा होगा? यहाँ पे N2। फिर इसके ऊपर जैसे M3 मास को रखेंगे, M3 ने एकदम नीचे लगाया होगा यहाँ पे N3, और इसने भी पलट के ऊपर कितना लगाया हुआ? N3। ये कहानी मुझे किसकी मिलेगी? अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से भी बना सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ M3 की, है ना, इधर बना देता हूँ मैं। तो M3 पे एक तो नीचे एक्ट करेगा इसका M3G, और इसके ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, जिसको बोलेंगे N3। इसके अलावा इसके ऊपर कोई और फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे M3 लगाया होगा तो है ना, तो M3 लगा इसके ऊपर, और M3G यहाँ पे लगेगा नीचे। अब M2 का मैं इधर बना देता हूँ M2 डायग्राम। तो M2 के ऊपर एक M3 है, तो नीचे यहाँ पे क्या करेगा? M2 प्लस M3 इंटू G। एक तो ये कहानी होगी यहाँ पे। दूसरा क्या होगा? M2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है N2। ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। और M3 ने भी इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लगाया होगा नीचे की तरफ, जिसको मैंने बोला N3। अगर आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो M2 वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर N2 और N3 लगेंगे, जो M1 और M3 की वजह से आएंगे, ठीक है। और M1 वाले के ऊपर ध्यान से देखो आप, M1 वाले पे नीचे एक तो लगेगा M1, M2, M3, और यहाँ पे आएगा G, ठीक है, M1 के ऊपर। और M1 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, जिसको बोल देंगे N1। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और M2 ने इसके ऊपर ही पलट के नीचे कितना लगाया होगा? N2 लगाया होगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। और N2 किधर लगेगा? इस M1 के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और एक नॉर्मल, अच्छा ये तो हो गया M1, M2, M3। अगर अर्थ की बात करूँ, अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया अर्थ। अर्थ के ऊपर तो एक ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है नीचे, क्या होगा? वो N1 होगा, जो किसने लगाया यहाँ पे? M1 ब्लॉक ने लगाया, ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक होंगे तो उस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो आप, ठीक है। ये नोट किया होगा आपने, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे पास कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। जो अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे फ्री बॉडी डायग्राम थे, वो सब मैंने करा दिए। धीरे धीरे करके और क्वेश्चन के अंदर भी हम बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। लेकिन इन बेसिक चीज़ों का तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। जितने क्वेश्चन है सब वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।